टेट है, यूपी टेट का जो यूबीएस पोर्शन है यूपी टेट का, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षाओं में बने हुए हैं, सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस वीडियो में आप केवल टू केवल इतने 30 क्वेश्चन नहीं देखेंगे। 30 क्वेश्चन देखने के बाद आपके लगभग से लगभग 100 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी टॉपिक पे हम एक बड़ी से बड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जितने भी क्वेश्चन रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो देखेंगे, दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। पृथ्वी का निर्माण जो होता है वह वायुमंडल, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल हो गया, इसके बाद जलमंडल हो गया और इसके बाद वायु, जल और स्थल मंडल तीनों से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पे तीनों कटते हैं इसी पॉइंट को जैवमंडल बोलते हैं और यहाँ पे जीवन संभव है। दोस्तों इस बात को समझिएगा। तो बात वायुमंडल की कर रहा है, वायुमंडल। तो वायुमंडल में कौन कौन से गैस हैं, सबसे पहले तो ये हम लोग देख लें कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन कौन सी हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78%, कितने परसेंट दोस्तों, 78% पाई जाती है। बात करेंगे ऑक्सीजन की, जिसको प्राणवाहिनी या जीवनदायिनी गैस बोलते हैं, इसका परसेंटेज होता है 20.95% होता है। लगभग 21% इसको बोला जाता है या इतनी पाई जाती है। बात करेंगे आर्गन की, तो आर्गन की मात्रा है 0.93% पाई जाती है आर्गन वायुमंडल में। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि यूपी टेट में बना हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी पाई जाती है, तो 0.036% पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस ये पृथ्वी पर पाई जाती है। और पृथ्वी पर किसका प्रभाव होता है आप लोग देख लिए इसको। तो ये कहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन, 21% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और इसके बाद अन्य गैसें आपकी 1% में होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। बात करेंगे पृथ्वी का 71% भाग, यहाँ पे पृथ्वी की बात किया है दोस्तों, तो 71% भाग जो है पृथ्वी का वह जल से गिरा है। किससे गिरा है दोस्तों? जल से गिरा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और समझिएगा, इस बात को समझेंगे। अगर बात ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है या किस तत्व की सबसे ज़्यादा अधिकता है, तो ऑक्सीजन की। कौन से तत्व की अधिकता सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पर भूप्रपट्टी में दोस्तों? तो ऑक्सीजन की। वह दूसरा क्वेश्चन हुआ या दूसरा क्वेश्चन हुआ, या गैस की बात कर रहा है, वह तत्व की बात कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सबसे बात करेंगे ग्रह की। ग्रह कितने ग्रह हैं, तो दोस्तों आपको इतनी पहले जानकारी रखिए, 8 ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। एक बार थी 9 थी। एक ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो। क्या नाम है दोस्तों? प्लूटो। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और इसको 6 में हटा दिया गया। 2006 में क्यों हटा दिया गया? इसको 52 ग्रह में, ग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 8। कितनी हो जाती है दोस्तों? 8 हो जाती है। सौर मंडल में, सौर मंडल आप एक चैप्टर पढ़े होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो सबको आप लोग देखेंगे। तो जब सौर मंडल आप पढ़े होंगे तो उसमें सौर मंडल का मुखिया पूछा जाता है। कौन होता है? तो सौर मंडल का मुखिया, एक ऑप्शन आपका ये याद रखेगा, सूर्य। सौर मंडल के मुखिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? सूर्य बोलते हैं। सौर मंडल के कौन कौन से भाग होते हैं? ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सभी मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं दोस्तों। बात तो वो नहीं, बात ये करेंगे ग्रह की। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध है। ठीक ना। प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो बुध है। ये भी बात रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य के सबसे पास होगा वही तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो सबसे पास जो ग्रह है वह बुध है। और सबसे गर्म ग्रह भी पूछ देता है तो क्या है दोस्तों? बुध है। इस बात को याद रखिएगा। कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को बोला जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह पूछेगा तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र होता है। या पृथ्वी की बहन भी पूछ देता है, कौन होता है दोस्तों? शुक्र होता है। लाल ग्रह पूछता है तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को बोलते हैं। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों? नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। और पीला ग्रह किसे बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। या सबसे बड़ा ग्रह किसको बोलते हैं? तो बृहस्पति को बोलते हैं।
किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के हैं। इतने पॉइंट याद रखिएगा, इतना पॉइंट बन सकता है दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे किया जाता है। पॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर, नदी में क्या बहता है दोस्तों, जल। क्या बहता है, H2O। जल का सूत्र होता है H2O, जल बहता है। और इसके जल की माप, जो जल के प्रदूषण की माप करना है, न कि नदी की। नदी की बात कर रहा है तो नदी में कार्य क्या होता है, जल के बहने का। और किसी नदी के प्रदूषण को आप कैसे नापेंगे, जल के प्रदूषण को मापेंगे तो वही नदी का प्रदूषण होगा, राइट। अब देखिएगा, तो इसको किस विधि द्वारा मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो यह जो मापन विधि होती है, जो यूनिट होती है, उसको BOD बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, BOD। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। BOD होता क्या है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, B फॉर होता है बायोकेमिकल, और O फॉर होता है ऑक्सीजन, और D फॉर होता है डिमांड। तो इस प्रकार बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि किसी भी जल की शुद्धता की माप के लिए यह निर्धारण किया जाता है। इसी से माप, शुद्धता की माप की जाती है, ठीक ना। और ये होता क्या है कि पानी में प्रदूषण के स्तर को मापने का एक तरीका है। क्या है दोस्तों, पानी में प्रदूषण को मापने का एक तरीका है। और होता क्या है कि 1 लीटर जल के अंदर जो होता है, इसमें ऑक्सीजन हम ज्ञात, ठीक ना। 1 लीटर जल लेंगे और 1 लीटर जल में हम देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी घुली हुई है। तो जितना अधिक ऑक्सीजन होगा उतना शुद्ध वो जल होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है और वर्षे के जल को शुद्ध जल बोला जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। भारी जल D2O को बोला जाता है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, याद समझिएंगे, ठीक ना। BOD का मतलब आप समझिए। आगे देखिएगा, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है, सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, प्रोटीन का। बात प्रोटीन की कर रहे हैं तो आप लोग देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा, सब में प्रोटीन मिलता है दोस्तों। लेकिन आप देखिएगा, जो ऑप्शन आपके सामने है ना, सब में प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन की मात्रा सभी मिलेगी। लेकिन कह रहा है कि सर्वोत्कृष्ट, मतलब इसमें भी सबसे उत्तम, सर्वोत्तम पूछ रहा है। तो सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं ना, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सोयाबीन तो सबसे ज़्यादा MP अर्थात दोस्तों मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, या इसी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, सोया प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, इस बात को याद रखिएगा। कान्हा अभ्यारण्य भी कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। सभी पॉइंट को आप बारीकी से याद करेंगे, सभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। काफ़ी लल्लू क्वेश्चन है। आप कहेंगे ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी टेट में इसके आधारित कितने क्वेश्चन आए हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु, सबसे पहले देख लें दोस्तों, क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न ए बना है कि भारत का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये भी पता है, काफी लल्लू क्वेश्चन, मोर है। यूपी का राजकीय पक्षी, ये भी पूछा हुआ है, तो सारस है। क्या दोस्तों, यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। और इसके बाद यूपी का राजकीय पेड़ कौन सा है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यूपी टेट का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह होगा आपका अशोक। यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। राष्ट्रीय पक्षी यूपी का सारस है। और यूपी का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। और यूपी का फल जो है वह आम है। इस बात को याद रखिएगा। और यूपी का राष्ट्रीय फूल भी पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों बता रहा हूँ, पलाश है। क्या दोस्तों, पलाश है। और भारत की पवित्र नदी का यूपी टेट में पूछा है, तो दोस्तों गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 32 कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है दोस्तों। जो 32 अनुच्छेद है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32 की। 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। और इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको आप लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। जो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, फंडामेंटल राइट से लिया गया, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें जो होता है दोस्तों, वह 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट
आपके अनुच्छेद हैं, जिसमें मूल अधिकार आपके वर्णित हैं। मूल अधिकार 12 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है और इसी में पड़ता है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 जो है वह क्या है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसमें इसी को कहते हैं संविधान की आत्मा, जिसका वर्णन भाग 3 में मिलेगा। किस में मिलेगा दोस्तों, भाग 3 में मिलेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। सत्यमेव जयते, आप नाम से देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत हो। क्या हो दोस्तों, सत्य की ही जीत हो। भगवान का अपना देश ये तो होगा नहीं, एक नया होगा नहीं, भारत का हृदय होगा नहीं। नाम और काम दोनों देखिए, अर्थ निकल रहा है कि सत्य की ही जीत हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को आपको बता दें, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की जीत हो। क्या हो दोस्तों, सत्य की जीत हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है और राज्य की कल्याणकारी योजना इसे बोलते हैं दोस्तों। अगर दूसरा रूप देखें तो इसका नाम होता है राज्य की कल्याणकारी योजना। वह योजना जो राज्य के उत्तम विकास के लिए आवश्यक हो, उसी में जैसे नीति निर्देशक तत्व जो आप 12 से 35 देखें ना, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, तो 35 के बाद आता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक ना। इसी में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के बीच मृत सागर स्थित है। याद रखिएगा, डेथ सागर के बारे में बात कर रहा है। मृत सागर में व्यक्ति तैरते रहते हैं, इसमें डूबने की कम संभावना होती है, व्यक्ति डूबता नहीं है क्योंकि इसमें लवणता ज़्यादा होती है, NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ये होता क्या है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के बीच मृत सागर स्थित है, तो मृत सागर में कौन नदी गिरती है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। तो मृत सागर में आपकी जॉर्डन नदी गिरती है, ये भी बात याद रखिएगा। आपको सब कुछ बताएंगे। मृत सागर में कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, जल्दी डूबेगा नहीं। और दूसरा नाम इसी मृत सागर का अरबी झील है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें NaCl की अधिकता पाई जाती है, किसकी, NaCl की। यह मृत सागर किस देश के बीच मृत सागर स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच, यही आप याद रखिएगा। और जॉर्डन नदी गिरती है, जॉर्डन में यह नदी गिरती है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रटा रटाया क्वेश्चन, झूम खेती होती है। झूम खेती बात करेंगे दोस्तों, झूम खेती की काफ़ी प्रचलित, इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, झूम खेती। झूम खेती कहाँ होती है, ऑप्शन में आप देखेंगे, या भारत के जो झूम खेती होती है वो भारत के पूर्वोत्तर में, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं या उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर बोलते हैं, वहाँ पे होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जगह झूम खेती होती है। थोड़ी बहुत ज़्यादा हर जगह होती है, लेकिन सबसे प्रचलित जगह है जो कि मेघालय। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सबसे ज़्यादा झूम खेती कहाँ पे होती है दोस्तों, मेघालय में। झूम खेती में होता क्या है दोस्तों, मेघालय की राजधानी की बात करेंगे तो मेघालय की राजधानी शिलांग में है। और शिलांग में एक जगह है, मेघालय में ही एक जगह है मानसीराम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मानसीराम जो कि मेघालय में पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे। बात झूम खेती की करेंगे। झूम खेती में किसी जंगल, पेड़ पौधे जहाँ पे लगे होते हैं उनको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद मिट्टी थोड़ी सी पलट के उसमें बीज छिड़क देते हैं, और छिड़क देने के बाद जो फसल तैयार होती है उसको हम लोग झूम खेती या झूम कृषि का नाम देते हैं, या इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं दोस्तों। भारत के पूर्वी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी खेती की जाती है, जिसमें मेघालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या प्रश्न बना हुआ है, राइट। आगे देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो बात करेंगे जो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वह कौन सी है, माउंट मैककिनले। कौन है दोस्तों, माउंट मैककिनले। ये भी प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा और इस बात को समझने का
प्रयास करिएगा, ठीक ना। माउंट एकांगुआ जो है वह दक्षिण अमेरिका की है। कहाँ दोस्तों, यह है दक्षिण अमेरिका की। कहाँ की दोस्तों चोटी है, दक्षिण अमेरिका की है। इसी तरह आप लोग और को भी देखेंगे। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है। जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों वह एशिया महाद्वीप की है। कहाँ के दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इस भी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न बना कौन सा था, यही तो बना था उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकनेले। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप, यह महाद्वीप जो बर्फ से ढका हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसी को श्वेत महाद्वीप से नाम से जाना जाता है, जो कि बर्फ से ढका हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप कितने हैं दोस्तों, 7 हैं। कितने दोस्तों, 7 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऐसे प्रश्न बने हुए हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इस बात याद रखिएगा। जो यूरोप है इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने, आप देखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे सूर्य है, सूर्य अपने स्थान पर दोस्तों टिका हुआ है। क्या है दोस्तों, सूर्य अपने स्थान पे टिका हुआ है। और ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं और ग्रह के चारों ओर दोस्तों क्या हैं, उपग्रह हैं। ग्रहों की संख्या 8 है और सभी के अपने एक उपग्रह है, इस बात को याद रखिएगा। बीच में क्या है दोस्तों, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं और हमारे पृथ्वी, हम किस ग्रह पर रहते हैं दोस्तों, पृथ्वी ग्रह पे, तो पृथ्वी ग्रह भी घूमता होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, सूर्य का अपनी ध्रुव पर घूमना ये तो गलत है, सूर्य तो घूमता ही नहीं है। चंद्रमा का अपने धुरी पर घूमना और पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना, उपयुक्त सभी ये तो गलत हो जाएगा। और पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना, ये बात आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी घूमती है और इसी कारण दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखना होगा। बात करेंगे सूर्य की, तो यही सौर ऊर्जा का मुखिया होता है। सोलर सेल में सबसे ज़्यादा इसके पास ऊर्जा है, जो कि अगण्य है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। जो सूर्य की ऊर्जा है काफ़ी, इसमें विटामिन डी मिलती है हमें। ऊर्जा का स्रोत जो सूर्य से प्रकाश किरणें होती हैं पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती हैं, इस भी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ये जो सूर्य प्रकाश किरणें हैं इसको आप लोग समझिएगा। और दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कक्षा में गति करती है। आगे देखेंगे, मकर रेखा किसे कहते हैं, याद रखिएगा। मकर रेखा और कर्क रेखा, इसी तरह जब आप देखेंगे मकर रेखा की बात, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बात कर्क रेखा की भी कर लें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, एक कर्क रेखा गुजरती है। तो पूछा है कि मकर रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री अक्षांश के दक्षिणी रेखा को मकर रेखा की संज्ञा दी गई है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह प्रश्न बना है एक साल यूपी टेट में, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और विश्व उपभोक्ता दिवस, ये भी प्रश्न बना हुआ है, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका जो ए बी है, राइट, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है, टाइपिंग मिस है, जो 20 मार्च है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विक्टोरिया रोग किसे कहा जाता है। विक्टोरिया रोग, इसके पीछे एक
हिस्ट्री है, ठीक ना। जो विक्टोरिया रोग है, विक्टोरिया रोग किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया को। किसे कहा जाता है दोस्तों? हीमोफीलिया को विक्टोरिया रोग कहा जाता है, ठीक ना। हीमोफीलिया में क्या होता है, जब इसे किसको हो जाता है विक्टोरिया रोग, तो उसमें ब्लड नहीं जमता है, ब्लड रुकता नहीं, अगर कहीं कट गया तो ब्लड रुकता नहीं, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो कि एक जो विक्टोरिया रोग है यह किसे हुआ था? तो महारानी थी, एक महारानी विक्टोरिया जो कि राजा थी, और महारानी विक्टोरिया को ये हीमोफीलिया विक्टोरिया रोग हो गया था, और इसी को हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं। और इसमें व्यक्ति का अगर कट जाने पर ब्लड रुकता नहीं है, ठीक ना। बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप ए बी होता है, दूसरा ग्रुप बी होता है और तीसरा ग्रुप ओ होता है, ठीक ना। इसमें बनता है दोस्तों प्रश्न, सर्वदाता जो सभी को अपना ब्लड दे सके वह कौन सा ग्रुप होता है? ओ ग्रुप होता है। ओ ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं, और सर्वग्राही ए बी ग्रुप को बोलते हैं। जिसका ग्रुप ए बी है वह सर्वग्राही अर्थात सभी का ब्लड धारण कर लेगा, अपना ब्लड ले लेगा, ठीक ना। रक्त की खोज किसने किया थे? ब्लड की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे नामक व्यक्ति ने रक्त की खोज की थी। 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज इसी व्यक्ति ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण मतलब कि ब्लड कैसे अपने शरीर में इसका चक्रण होता है, कैसे यह धमनी से सिरा में, सिरा से धमनी में, शुद्ध से अशुद्ध होता है, इसके बारे में यही बताए थे, ठीक ना, विलियम हार्वे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? घासी मैदान की नहीं है मतलब यह घासी मैदान में नहीं पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला? कीट, मेढक, सांप ये घासी मैदान की श्रृंखला है। खरगोश, लोमड़ी, शेर ये भी घासी मैदान में पाए जाते हैं। चूहा, सांप, गिद्ध ये भी इसके हिस्सा हैं। याद रखिएगा घासी मैदान में दोस्तों कभी मछली, व्हेल और प्लावक नहीं पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे पाए जाएंगे? तो ये सभी तीनों दोस्तों जल में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे? जल या समुद्र में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आपका आंसर सही होता हुआ चला जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का उदाहरण पूछा है दोस्तों। तुलसी, मेहंदी और गुलाब और बरगद, ठीक ना। ये सभी झाड़ी टहनियाँ में आते हैं, लेकिन बरगद आप सुने होंगे यह अपना राष्ट्रीय वृक्ष भी है, तो बरगद ये आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न बना हुआ है, जितने लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट सही कर ले गए होंगे। आगे देखते हैं। प्लेग है। प्लेग एक आपका रोग है। क्या दोस्तों? प्लेग एक जनित रोग है जो किससे फैलता है? प्लेग याद रखिएगा यह जीवाणु जनित रोग है। याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह चूहों से होने वाला रोग है। किससे होता है दोस्तों? चूहों से। ये भी याद रखिएगा चूहों से होता है कौन? प्लेग। और यह दोस्तों फैलता है जीवाणु रोग से। ये भी बात याद रखिएगा, जीवाणु रोग से होता है प्लेग और चूहों से फैलता है। चूहों से ये बीमारी उत्पन्न होती है। कौन सी बीमारी? प्लेग। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण महासागरों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? महासागर की बात कर दे दोस्तों, और महासागरों में ही बनाया जाता है आपका नमक। और नमक जिसको साल्ट बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपको मिल गया। यह जो बनाए जाते हैं समुद्र से बनाए जाते हैं नमक। इस बात को आप लोग जानते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन के लेवल तक आप जाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन का आंसर अपने आप ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून और 25 मई। विश्व पर्यावरण दिवस आप आज से नहीं, कितने दिनों से आप इस चीज़ को जानते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। सर्वप्रथम 5 जून 1972 को इसकी नींव रखी गई। कहाँ पे रखी गई दोस्तों? स्वीडन की राजधानी में रखी गई। और किस लिए रखी गई? पर्यावरण को बचाने के लिए। विश्व स्तर पर एक प्रयास किया गया कि पर्यावरण को बचाया जाए। तो 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी में इसकी नींव रखी गई कि विश्व पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, विश्व स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएँ चलाई जा सकती हैं। तो इसी आधार पर 5 जून 1972 को नींव रखी गई स्वीडन की राजधानी में पर्यावरण को बचाने के लिए। और इसी कारण हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्याज, आलू और अदरक हैं क्या हैं? जड़, तना, अद्भुत जड़ और स्केल। ऑप्शन नंबर चारों आपके सामने है।
प्याज, आलू और अदरक, सभी लोग इसको ज़्यादातर लोग गलती करेंगे और बोलेंगे कि जड़ है। क्या दोस्तों? जड़ है, लेकिन यह जड़ नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आप एनसीईआरटी में और नर्सरी से पढ़ते आए हैं कि आलू का तना भाग खाया जाता है। कौन सा भाग दोस्तों? तना भाग। तो आलू का अगर तना खाते हैं, प्याज का भी तना खाते हैं और अदरक का भी क्या खाते हैं दोस्तों? तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में अधिकतम क्षेत्र को कवर करती है? कौन सी मिट्टी भारत में अधिकतम क्षेत्र को कवर करती है? भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना, जिसमें लाल, काली, पीली, नीली, ऐसे जलोढ़, ऊसर, बांगर, ऐसे सभी मिट्टी के प्रकार हैं, ठीक ना। इस प्रकार 8 मिट्टियाँ तो अपने भारत में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत के भूभाग में कौन सी मिट्टी भारत के भूभाग में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका इसमें कोई नहीं दिया क्या? ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में अधिकतम क्षेत्र को कवर करती है? तो अधिकतम क्षेत्र को जलोढ़ मिट्टी करती है दोस्तों। कौन सी मिट्टी करती है? जलोढ़ मिट्टी। और याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कछार मिट्टी नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे? याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जलोढ़ मिट्टी को ही कछार मिट्टी कहते हैं और कछार मिट्टी को ही उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। अगर इसमें उपजाऊ मिट्टी हो, कछार मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, तो उसी को आप सही करिएगा, क्योंकि भारत के भूभाग में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के 8 प्रकार भारत में पाए जाते हैं। बात करेंगे और थोड़ा अंदर जाएंगे, जलोढ़ मिट्टी, कछार मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? तो नदियाँ बहा कर इसको लाती हैं और यह भारत के सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाई जाती हैं। और याद रखिए का प्रश्न ये भी बना है कि जूट किस मिट्टी पे उगता है? तो काली मिट्टी में जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में काली मिट्टी का ये क्षेत्र है और वहाँ पे जूट उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में आप लोग जब इसको देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर में बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए यह योजना लाई गई? शेरों को बचाने के लिए, ठीक ना। प्रोजेक्ट टाइगर शेर को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक ना। कब लाई गई थी ये योजना की अगर बात करेंगे तो यह 29 जुलाई 1973 को लाई गई। कब लाई गई दोस्तों? 29 जुलाई 1973 को लाई गई। कौन? प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस आधार पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। इस भी एक पॉइंट को याद रखिए, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? टाइगर दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा, न्यू डेटा के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जो टाइगर होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने भारत में, इंडिया में। इस बात को याद रखिएगा। और पुरानी डेटा के अनुसार भारत में इस समय कुल 2967, याद रखिएगा, 29 जुलाई को मनाया भी जाता है और 2967 अपने भारत में टाइगर हैं। जो पुराना डाटा है, न्यू डाटा में यह संख्या बदल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी डाटा नया डाटा नहीं आया दोस्तों। इस बात को भी याद रखिएगा। भारत में 24 टाइगर रिजर्व हैं, मतलब अभ्यारण्य, जो कि टाइगर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। टाइगरों को एक अलग प्रकार की जांच एजेंसियां हैं जो कि टाइगर न मरे, इनका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार न हो, इसके लिए यह रिजर्व बनाए गए हैं। यहाँ पे टाइगरों को सुरक्षित रखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत के किस वर्ष शुरू हुआ? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? मानव शरीर की, जैसे कि हमारे और आपके शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक का मतलब होता है दोस्तों केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया ये कहाँ पे होती है? जैसे आप भोजन खाते हैं, भोजन का पाचन कहाँ होता है, यही बात बताना है दोस्तों। पेट में, जिगर में, आंत में, गुर्दा में। सब लोग जानते हैं भोजन तो पेट में जाता है, लेकिन इसका पेट आंसर नहीं होगा। ये जिगर को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं लीवर और इसी को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं दोस्तों? यकृत। आप लीवर बोलिए, आप यकृत बोलिए या आप जिगर बोलिए, ये सभी का आंसर एक ही होगा। तो मानव शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोला जाता है? जिगर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने दिनों से पढ़ते हुए आए हैं कि माइटोकांड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक ना। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। ये भी प्रश्न बना है, इस बात को याद रखिएगा और इसको नोट करिएगा। कोशिका की आत्महत्या की जो थैली होती है लाइसोसोम को बोला जाता है। तो इस प्रकार सेल का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं इनका बहुत कहानी है दोस्तों। हरा रंग, पौधे का हरा रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बना हुआ है या बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है कि पेड़ का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न ये भी बनता है कि पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखिएगा, आप सुने हैं पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं। पेड़ जो होते हैं वह दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी बना है कि पेड़ का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पेड़ का तना, जड़ या टहनियाँ प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। प्रकाश संश्लेषण में भाग कौन लेती है दोस्तों, पत्तियाँ लेती हैं। कौन लेती हैं, पत्तियाँ। जब पत्तियाँ पर सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती है तो सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ने से वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को चालू करती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना स्टार्ट करती है और ऑक्सीजन गैस को क्या करती है, निर्मुक्त करती है, जो कि हम उसका उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जैसे पीपल, नीम, तुलसी, जो कि 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो पीपल है वह ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कोई देता है तो वह आपका पीपल देता है, जो 100% देता है। और ऑक्सीजन को जीवनदायिनी या प्राणवाहिनी गैस बोलते हैं। मनुष्य जो होता है वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है दोस्तों, निर्मुक्त करता है। तो आप देखिएगा, एक क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो यह ऑप्शन आप देखिएगा, तो ऑप्शन आपका जो बी है वह क्लियर सही हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल का ही एक भाग है जिसको आप लोग बोलते हैं ओजोन, ओजोन परत। क्या है दोस्तों, ओजोन परत, जिसको O3 से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है, इसका डिनोटेशन होता है O3 से दर्शाते हैं। समताप मंडल का एक भाग है ओजोन परत, जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो मनुष्य को कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से प्रभावित करेगी। अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन रोकती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखिएगा, बात आपको यहीं पे बता दें दोस्तों, मंडल कितने हैं, 5 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं, आप लोग, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिन मंडल, ठीक ना। प्रश्न ये भी बन सकता है दोस्तों कि आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल में तरंगे जाती हैं। क्या जाता है दोस्तों, आयन मंडल में तरंगे चलती हैं। ऐसा भी बनता है, समताप मंडल के बारे में बताइए, जहाज कहाँ उड़ती है दोस्तों, समताप मंडल में उड़ती है। बात ऐसा भी बनता है, क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे, ऐसा भी पूछता है कि पृथ्वी के पास कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में जैसे भी प्रश्न बन सकता है कि वर्षा, बादल का गरजना या आपका आंधी, तूफान, कोहरा, एक कहाँ पे होता है, तो दोस्तों सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल में होते हैं। तो वायुमंडल का कौन सी परत, कौन सा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तो समताप मंडल। और समताप मंडल में एक भाग होता है ओजोन परत। ओजोन परत ही सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, नहीं तो पृथ्वी पर आती तो व्यक्ति या मनुष्य को स्किन कैंसर की तमाम बीमारियों से जूझना पड़ता। आगे देखेंगे, गंगा नदी किससे निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार गंगा नदी पर प्रश्न बन चुका है, ठीक ना। तो गंगा नदी किससे निकलती है, तो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये तो आपके आंसर हुआ। लेकिन गंगा नदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी से हुआ है। कहाँ से हुआ दोस्तों, भागीरथी व अलकनंदा नदी से हुआ है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं तो वो बनाती हैं क्या, गंगा नदी। गंगा नदी की जो लंबाई की बात करें, इसका आप लोग ये तो जान ही गए कि इसका उद्गम कहाँ से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से है। और इसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। और भारत की सबसे पवित्र नदी में इसका नाम हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी में इसका नाम है। 2525 किलोमीटर इसकी जो क्या है, लंबाई है। और भारत में इसको भागीरथी, पद्मा या गंगा, सभी नदियों के इसी नाम से इसको हम पुकारते हैं और जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा।
कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से होती है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर वीडियो आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो बनता है। कौन सी नदी दूषित जल पीने से होता है दोस्तों? तो टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है, और इसमें ये होता क्या है, दूषित जल के सेवन से। दूषित जल के सेवन से टाइफाइड के साथ साथ दस्त होना, उल्टी होना, पेट दर्द करना, चर्म रोग, और एक और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ याद रखिएगा या नत याद रखिएगा, हैजा याद रखिएगा। दूषित जल के सेवन से हैजा रोग और टाइफाइड दोनों रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।